महबूबा मुफ्ती का एक सीक्रेट आदेश, महबूबा मुफ्ती को जो आपने एक्सपोज किया था, उसे एक्सपोज करना और सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट आवाज बुलंद करना, सिटिंग चीफ मिनिस्टर का चाह के बिना एफआईआर लगवा पाना, एकम सनातन भारत है क्या है? एंटी नेशनल ताकतें जो पिछले 70 वर्ष से सरकारी व्यवस्था में बैठ के, तंत्र में बैठ के देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, उनसे लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। कल्चर आइडेंटिफिकेशन ये क्या है? इफ़ यू टॉक अबाउट डोगरास तो क्या है, आपको लगता है कि यहाँ पे इसको मतलब इतने हमारे नेशनल लेवल पे इसको इतना दिखाया नहीं गया है, इस उस लेवल पे इसको वो नहीं मिल रही है इम्पोर्टेंस जिस लेवल पे होनी चाहिए? आपको नहीं ऐसा लगता कि मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए था सो दैट मैं और एक्सपीरियंस गेन करूँ? हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करके जिहाद का कम्युनल एजेंडा आगे बढ़ाया। इस विचार, इस सोच से उसे चुनौती दी थी 2014 में और 2018 में। बदलाव आए, एक राजनीति में एक सिविलाइजेशनल वॉर का एक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हो। लैंड स्कैम जो हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो उसके बारे में बताएं सर। हमारी रसाना केस के समय जो हमारी मूवमेंट चल रही थी फॉर सीबीआई इंक्वायरी फॉर फेयर इन्वेस्टिगेशन, उस दौरान हमने डिसाइड किया कि वी विल जॉइन हैंड्स। लोकसभा 2024 के चुनाव लड़े। वोट कन्वर्जन एक प्रोसेस रहता है जिसमें जब आप पहली बार एंटर करते हैं तो वो रिजल्ट्स नहीं अचीव करते, तो मुझे भी एक्सपीरियंस से समझ आया। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है एडवोकेट अंकुर शर्मा। इस पॉडकास्ट में हमने उनसे जाना किस तरीके से बीजेपी जम्मू कश्मीर में वर्क कर रही है और कल्चरल आइडेंटिफिकेशन क्या है। इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में लैंड स्कैम हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये चीज़ मैं याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। इसके साथ साथ आप इस पूरे के पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस हमारे स्पॉटिफाई के ऊपर भी सुन सकते हो। सो एंजॉय द शो। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया, धन्यवाद। वेलकम। ओके, सो सर सबसे पहले आप ये बताइए, ये एकम सनातन भारत है क्या है? देखिए, आप जानते हैं कि राजनीतिक सफर की शुरुआत जी एकजुट जम्मू, जी एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से हमने जी। की थी। आई एम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ एकजुट जम्मू। ओके। इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी रही। और आप जानते हैं कि जम्मू संभाग के 10 जिलों में, जम्मू कश्मीर में केवल जम्मू संभाग में, ओके। जम्मू संभाग के 10 जिलों में जी। पार्टी ने काम किया, पूरा काडर बिल्ड किया। और जितने भी वैचारिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट विषय थे, सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ ओके। व्यू से या जम्मू की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के दृष्टिकोण से, उन सब विषयों पे हमने संघर्ष किया। एकजुट जम्मू एक समय के बाद पूरे देश में अपना नाम एक हद तक बना चुकी थी, ओके। जिस कारण से पूरे देश के कई ऐसे लोग जो चाहते थे कि एक बदलाव आए, एक राजनीति में एक सिविलाइजेशनल वॉर का एक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हो। जिस तरीके से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंदर से सबवर्ट करके भारत को कमजोर किया जा रहा है, उसके विरुद्ध पॉलिटिक्स के माध्यम से जंग हो, तो बहुत सारे लोग वहां से जुड़े थे। ओके। तो हमने एक कॉल दी कि वो सब लोग जो भारत की सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेट्स जॉइन हैंड्स एट पैन इंडिया लेवल। तो हरिद्वार में हमारा पहला सेशन था। मुझे याद है ट्विटर पे ये कॉल दी गई थी मेरे द्वारा। कब की बात है सर ये? 2022 की ये बात है, ओके। जब ये कॉल दी गई थी। उसके बाद हरिद्वार में हजारों की संख्या में पूरे देश से लोग आए और फिर वहीं से हमारी भारत की प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक राज्य में टीम्स कॉन्स्टिट्यूट हो गई। तो एकजुट जम्मू का एकजुट भारत, और एकजुट भारत में चूंकि सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण की बात थी, तो सनातन डाला गया, एकजुट सनातन भारत। साउथ इंडियन स्टेट से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े थे, तो उनका ये कहना था कि एक संस्कृत का शब्द एक कनेक्टिंग लिंक बनेगा बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ। ओके। तो एकजुट का एकम
हुँ, संस्कृत अनुवाद किया गया। तो इस हुँ, तरीके से एकम सनातन भारत दल हुँ, का उदय हुआ और उसके बाद हमने पूरे देश भर में हुँ, लोकसभा 2024 के चुनाव लड़े। हुँ, 35 सीट्स पे लड़े, ओके, पूरी सीट्स पे नहीं लड़े, हुँ, लेकिन अराउंड 15 स्टेट्स में लड़े। ओके, उसके बाद जिस तरीके की परिस्थिति देश में बनी और हुँ, जिस तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने थे हुँ, और फिर रिसोर्सेज का अभाव होने के चलते हुँ, हमने ये डिसाइड किया कि दूसरे राजनीतिक दल जो सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, हुँ, जो सबवर्जन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हुँ, जिसमें भाजपा प्रमुखता से एक मात्र दल था, हुँ, हमने डिसाइड किया कि वी विल जॉइन हैंड्स। हुँ, क्यों ना हमारी जो ताकत इधर उधर अलग अलग तरीके से लग रही है, हुँ, एक ही जगह से एक ही डायरेक्शन में लगे। हुँ, तो उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन हमने थामा, हुँ, 2024 में थामा। हुँ, जम्मू कश्मीर में जिस समय विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, हुँ, उसी दौरान थामा था। ओके, जेपी नड्डा साहब की उपस्थिति में हुँ, सत शर्मा जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी जी, उपस्थिति में, तरुण चुग जी जो प्रभारी हैं, हुँ, सब्सिक्वेंट प्रोग्राम में उनकी उपस्थिति में जी, फिर पूरे तरीके से पूरे काडर के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए ओके, और इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, ओके, स्पोक्स पर्सन जे&के जी, यूटी। जी, बहुत बढ़िया। सो मेरे पास कुछ सवाल हैं। सबसे पहले तो हम एकजुट के बारे में बात करेंगे। आपने एज़ अ इंडिपेंडेंट पार्टी इलेक्शन लड़ा, तो रिज़ल्ट क्या रहा सर? देखिए मैंने जैसे पहले बताया एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी जो बाद में एकम सनातन भारत दल बनी, हुँ, उसने 35 सीटों पे चुनाव लड़ा। 10 हुँ, सीटों पे गुजरात में खासकर जी, हमारे 10 कैंडिडेट्स के फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए गए, तो इफेक्टिवली वी फॉट ऑन 25 सीट्स। ओके, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जोरहट और गुवाहाटी हुँ, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज की बात करें, हुँ, तो हमारे कैंडिडेट्स को 10-10 हज़ार के करीब वहाँ पे वोट्स मिले थे। इसी ओके, तरीके से ओडिशा में भी हमारे कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा। ओके, महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ा गया, हुँ, पुणे से चुनाव लड़ा गया, हुँ, मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ा गया, राजस्थान से चुनाव लड़ा गया, हरियाणा से चुनाव लड़ा गया, हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ा ओके, गया, दिल्ली से चुनाव लड़ा गया, उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ा गया। और फिर उस समय के अगर आप वीडियोज़ और समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली खबरें देखेंगे, तो आप पाएँगे कि मेरा स्वयं का दौरा पूरे भारतवर्ष में रहता था। ओके, तमिलनाडु तक हम गए, हर हुँ, जगह पे हमारी टीम्स थी। ओके, केरला नहीं टच हो पाया था, हुँ, टीम्स थी लेकिन पॉलिटिकल फॉर्मेशंस उस तरीके की नहीं हो पाई थी कि वहाँ से किसी कैंडिडेट को हम खड़ा कर पाएँ। ओके, जम्मू से खुद स्वयं मैंने चुनाव लड़ा था, आप जानते ही हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या था। उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो हैं, हुँ, वही जीते थे और ये फिर एक लंबी एक जर्नी रहती है हुँ, और इसी तरीके से आप पहला कदम जब उठाते हैं, लोग धीरे-धीरे साथ में जुड़ते हैं। ऑब्वियसली, तो वही एक्सपीरियंस रहा लेकिन बहुत एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा। चुनाव के प्रचार के दौरान हुँ, हम ग्रासरूट्स तक हुँ, समाज के लास्ट व्यक्ति तक पहुँचने में सफल हुए। हुँ, ये संभव हो पाया क्योंकि एक डेडिकेटेड और एक कमिटेड काडर हमारे हुँ, साथ जुड़ा था, हुँ, जो आइडियोलॉजिकली कमिटेड था, ओके, जो जम्मू के प्रति कमिटेड था, हुँ, जो राष्ट्रवादी समाज के सशक्तिकरण के उद्देश्य को दिमाग में रख के निस्वार्थ भाव से हमारे साथ काम कर रहा था। ओके, तो लोगों से ग्रास रूट लेवल, हुँ, लास्ट मैन तक पहुँचने का मौका मिला और बहुत ही एक सैटिस्फाइंग कैंपेन हमारा रहा। हज़ारों की संख्या में नॉमिनेशन रैली में भी लोग आए। ओके, वोट कन्वर्जन एक प्रोसेस रहता है जिसमें जब आप पहली बार एंटर करते हैं तो हुँ, वो रिजल्ट्स नहीं अचीव करते जो मुझे भी अब एक्सपीरियंस से समझ आई, हुँ, जैसी आप अपेक्षा या जैसी आप चाह कर रहे होते हैं। सो उस प्रोसेस में हमारे सामने दो विकल्प थे कि क्या इसी व्हीकल को आगे लेके चला जाए हुँ, या फिर वी शुड जॉइन हैंड्स। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमने यही तय किया कि भाजपा संघ परिवार जो सनातन के सशक्तिकरण की, देश के सशक्तिकरण की, एंटी नेशनल ताकतें जो पिछले 70 वर्ष से सरकारी व्यवस्था में बैठ के, तंत्र में बैठ के देश को खोखला करने का काम कर रही हैं, उनसे लड़ाई लड़ने का काम कर रही थी। तो लेट्स जॉइन फोर्सेस और फिर इसी सोच से, इसी विचार से देश हित में निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और एक आम कार्यकर्ता की तरह अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उसको मजबूत करने का प्रयास दिन रात हम कर रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। सो अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा है कि जब आपने एज़ अ इंडिपेंडेंट पार्टी अपनी लॉन्च करी, देन उसके बाद आपको नहीं ऐसा लगता कि मुझे थोड़ा और टाइम देना चाहिए था, सो दैट मैं और एक्सपीरियंस गेन करूँ, मैं एज़ अ इंडिपेंडेंट पार्टी ही आगे
बहुत कुछ कर सकता था, तो और आगे बढ़ सकता। आपने बड़ी जल्दी नहीं कर दी बीजेपी में आने के लिए? देखिए 2014 से ही हमारा संघर्ष चल रहा था और आप जानते हैं कि जितने भी विषय जो जम्मू-कश्मीर के संबंध में नेशनल लेवल पे विषय बने, हुँ, राष्ट्रीय विषय बने, हुँ, उसमें डायरेक्ट हमारी सहभागिता थी। वो हुँ, चाहे रोशनी कानून के माध्यम से डेमोग्राफिक चेंज, लैंड जिहाद की प्रोसेस को हुँ, अरेस्ट करने की बात हो, हुँ, माइनॉरिटी राइट्स हुँ, जो यहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी हुँ, लेके चल रही है उसकी बात हो, स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स उसके खिलाफ जंग लड़ने की बात हो, हुँ, रसाना केस में जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने उस केस को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करके जम्मू को डिमोनाइज करने का काम किया, उसके विरुद्ध नैरेटिव की हुँ, वॉर हो या कोर्ट्स में लड़ाई लड़ने की बात हो, तमाम चीज़ों में हमें लगातार सक्सेस मिली थी। तो एक्सपीरियंस के दृष्टिकोण से अगर आप देखिए तो वो 2014 ऑनवर्ड्स से ही चल रहा था। ओके। चाहे कोर्ट्स के माध्यम से हो, चाहे ग्राउंड पे हो। फिर हुँ, आपने देखा कि किस तरीके से 14 फरवरी 2018 का महबूबा मुफ्ती का वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट जिसके माध्यम से डेमोग्राफिक चेंज के प्रोसेस को बहुत सीरियस डायमेंशंस दी गई थी, उसे एक्सपोज़ करना और सिटिंग चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट आवाज़ बुलंद करना और सिटिंग चीफ मिनिस्टर का चाह के बिना एफआईआर लगवा पाना, ना प्रिवेंटिव डिटेंशन पीएसए में, हुँ, डोज़ियर बनाने के बाद भी हाथ डाल पाना, वो सब ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने बहुत सिखाया। संघर्ष का भी समय था, लोगों में प्रेम भाव बढ़ा, समाज के निचले तबके तक, लास्ट मैन तक हम पहुँचे। अ, जितने भी विषय रहते थे, द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन अनलीश्ड बाय कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज अगेंस्ट जम्मू, हुँ, उसकी जितनी भी डायमेंशंस थी, उसकी जितनी भी मैनिफेस्टेशंस थी, उनके खिलाफ लगातार संघर्ष करना, लड़ना, तो ये जर्नी रही। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि एक सिविलाइजेशनल वॉर का कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करना पॉलिटी में, ये तभी हो सकता है जब इस बारे में चेतना आ जाए। ये यस। साथ-साथ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चल रहा था, लेकिन हुँ, पहले दिन से ही चेतना थी। रोशनी कानून को इसलिए चुनौती नहीं दी थी कि वो संविधान की मूल भावना को आहत करता था। रोशनी हुँ, कानून को पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के आधार पे चुनौती दी गई थी। ये एक ऐसा कानून था जिस कानून के माध्यम से जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा था। ओके। ये सबवर्जन का एक ऐसा टूल था जिसके माध्यम से लेजिस्लेटिव असेंबली हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करके जिहाद का कम्युनल एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा हुँ, था। इस विचार, इस सोच से उसे चुनौती दी थी 2014 में और 2018 में उसे 2020 में उसे ध्वस्त करवाया था। हुँ, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन जैसे-जैसे ये चीज़ें चल रही थी, हम साथ ही साथ निष्कर्ष पे आ रहे थे कि समय बहुत कम है। हुँ, ऐसी सबवर्सिव विघटन की ताकतों के खिलाफ अगर आप एकजुट होके आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो फिर समस्या बहुत विकट रूप ले लेगी। ओके। तो जिस समय भाजपा का दामन थामा, दामन इसलिए थामा क्योंकि ये ताकतें दिन-रात हुँ, कार्यरत थी, मजबूत हो रही थी, संघर्ष हम इनके खिलाफ कर रहे थे, जीत रहे थे। हुँ, लेकिन जो थ्रेट का, जो खतरे का जो पैमाना था, हुँ, उसको नाप के, उसे भाँप के मेरे पास, हमारी पार्टी के लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं था कि जितने भी लोग इस दिशा में एटलीस्ट सोचते हैं, अगर लड़ नहीं भी रहे हैं, हुँ, तो उन्हें हाथ थामना चाहिए। ओके। मैं अपनी व्यक्तिगत पॉलिटिकल सक्सेस, व्यक्तिगत नेम एंड फेम के चलते पार्टी को आगे लेके चलता, वो सब चीज़ें करता जो अभी तक कर रहा था। हुँ, फ्रंट पेज कवरेज थी, नेशनल टेलीविज़न में आना था, हुँ, वो सब चल रहा था, चलता रहता। बहुत सारे विषय हुँ, अभी भी हैं जिनको टेक अप करके यू कैन कम अप एनी टाइम इन नेशनल फेम। हुँ, तो वो कहीं न कहीं एक व्यक्तिगत स्वार्थ भी झलकाता। हुँ, जब देश को ज़रूरत है ताकतें मिल जाए हुँ, और देश की समस्याओं के खिलाफ लड़े, तो फिर व्यक्तिगत स्वार्थों को आपको एक साइड पे रखना पड़ता है। वही साइड पे रखने का काम हमने किया हुँ, और अपनी पर्सनल ग्रोथ या पर्सनल नेम एंड फेम या पर्सनल मीडिया में आ जाना या हर समय मीडिया में रहना। आप जानते हैं किस तरीके से ब्लिट्ज़क्रीग एक तरीके की थी कि हमेशा मीडिया में रहते थे। जम्मू कश्मीर के जितने भी विषय थे, जो राष्ट्रीय स्तर तक जाते थे, व्यक्तिगत तरीके से उससे हम जुड़े रहते थे। तो उसे हमने दरकिनार किया और हमने कहा कि शुड जॉइन हैंड्स विद द फोर्सेस जो ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से एक बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे इन समस्याओं से लड़ रही हैं। अपने तरीके से लड़ रही हैं, हुँ, तरीकों में ज़रूर फ़र्क था। एट टाइम्स यू आर क्वाइट एग्रेसिव, बट देन इंस्टीट्यूशन में जो डिफरेंसेस रहते हैं, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस में चर्निंग होती है, उस चीज़ की पूरी अंडरस्टैंडिंग को दिमाग में रख के फिर हमने ये डिसाइड किया कि दिस इज़ द प्लेस वी शुड गो। हुँ, भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार ही एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी
ऐसा संगठन है जिसके साथ जुड़ के हम उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं देश हित में, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकजुट जम्मू या एकम सनातन भारत दल का जन्म हुआ था। देयरफॉर इट इज़ इन दिस बैकग्राउंड कि हमने जॉइन किया। ओके, ग्रेट। अब हम ना महबूबा मुफ्ती को जो आपने एक्सपोज़ किया था, थोड़ा-सा उसको डीप में समझते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जम्मू कश्मीर में, और हर एक कोई सोचता होगा कि यार मैं करूँ। किसी ने इतना मतलब समझा नहीं कि यार मैं करूँ। आपके अंदर ये इतनी क्षमता कहाँ से आ गई कि यार नहीं, क्योंकि उस टाइम पे वो प्रेज़ेंट सीएम थे ना जम्मू कश्मीर के। तो ये कहाँ से इतना साहस आ गया आपको कि यार मैं करता हूँ सही मुद्दे पे बात? देखिए, वो 2018 का समय था। अच्छा, उस टाइम पे 2000 नहीं थे वो सीएम। नहीं, उस समय चीफ मिनिस्टर अच्छा, थे। शी वाज़ द सिटिंग चीफ ओके, मिनिस्टर ऑफ जे-एंड-के। जी, तो 2018 का समय था, 14 फरवरी 2018 का एक आदेश था, एक जी। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था। हुँ, जैसे पब्लिक डोमेन में था वो। मैं स्वयं लाया, वो ओके, क्लासिफाइड था, ओके। यानी एक गवर्नमेंट सीक्रेट था, एक हुँ, गवर्नमेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट था। हुँ। तो 2014 से तो वो 18 आप के कैसे बीच लाए उसको? गवर्नमेंट का सीक्रेट था तो? 2014 से 18 के बीच में बहुत सारे कैबिनेट मंत्री थे, हुँ, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स, हुँ, जिनको हम कानूनी तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से धूल चटा चुके थे। ओके, और जो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स होने के चलते भी हुँ, फड़फड़ाने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे थे, जिस तरीके से हमने उन्हें दबोचा था। ओके, वो सब चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, फ्रंट पेज न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं। हुँ, हुँ, वो करप्शन के संबंध में चीज़ें थी। हुँ, वो सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा अब्यूज़ ऑफ पोजीशन की बातें थी बड़े स्तर पे। हुँ, 25,000 करोड़ का घोटाला, जिसमें तमाम आईएएस, केएस, आईपीएस अधिकारी शामिल थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट से हम करवा रहे थे। हुँ। और ये घोटाला किस तरीके पॉलिटिकली का था? और पॉलिटिकली पब्लिक में जाके भी जिसकी सूचना दे रहे थे। हुँ, तो ये सब होने से पहले ये सारा जो रास्ता था वो तय कर लिया गया था। ओके, यानी सरकार का जो स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी है, हुँ, उसे भी चुनौती देके उसके अंदर जो पावरफुल पोजीशंस पे लोग बैठे हैं, उन्हें भी अकाउंटेबल ठहराने का काम हम कर चुके थे, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो मंत्री आप कह लीजिए, हुँ, पॉलिटिकल हुँ, हुँ, एग्जीक्यूटिव्स, मिनिस्टर्स जी, एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो ओके, ब्यूरोक्रेसी के लोग, अब आईएएस, आईपीएस, हुँ, केएस, केपीएस या जो उच्च पदों पे लोग बैठे हैं, हुँ, इनको कह लीजिए। तो इसलिए स्वाभाविक था, एक एवोल्यूशन थी। स्वाभाविक था कि चीफ मिनिस्टर हुँ, अगर कोई ऐसा काम करेगी तो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, और लड़ाई व्यक्तिगत नहीं थी, मैंने पहले ही बताया, सिविलाइजेशनल थी। तो हुँ, 14 फरवरी 2018 का एक सीक्रेट आदेश पब्लिक डोमेन में मैं लाया, हुँ, जिस सीक्रेट आदेश के माध्यम से महबूबा मुफ्ती ने 2 लीगल इम्यूनिटीज़ गैर कानूनी ढंग से मुसलमान समाज के लोगों को दी थी। हुँ, एक कौन-कौन से? गौहत्या करने की, हुँ, और दूसरी ज़मीनों पे कब्ज़ा करने की, खासकर जम्मू संभाग के हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ में। ओके, उसमें कहा गया था कि अगर मुसलमान ज़मीन पे कब्ज़ा करता है, हुँ, तो उसके खिलाफ कोई डीएम-एसएसपी कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसा क्यों? अगर किसी कोर्ट का आदेश आ जाता है कि इसे बाहर निकालिए, इसने गैर कानूनी कब्जा किया है, हुँ, तो कोई एसएसपी पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा टू कैरी आउट दैट एविक्शन। ओके, और फिर मैंने पहले ही बताया कि गौहत्या पे भी लीगल इम्यूनिटी दी थी। अगर मुसलमान गौहत्या में पकड़ा जाता है तो सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, हुँ, ये जो 2 कानून हैं जिसके तहत गौहत्या पे प्रतिबंध लगा हुआ। इम्प्लीमेंट किया जाता हुँ, था, वो उनके खिलाफ इन्वोक नहीं किए जाएँगे। हुँ, तो यानी डेमोग्राफिक चेंज लैंड जिहाद का एक एग्जीक्यूटिव टूल था, जो हुँ, महबूबा मुफ्ती ने इन्वेंट किया था और सीक्रेटली जो उसे चला रही थी। हुँ, इसके चलते यहाँ पे जो भी मुसलमान ज़मीनों पे कब्ज़ा करेंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो एक ओपन इन्विटेशन था, कम एंड लूट द लैंड्स हियर। ओके, तो उसे हमने ध्वस्त किया। उससे ना केवल ओके, पब्लिक डोमेन में लाया, बल्कि जानकारी इतनी बढ़ा दी समाज के स्तर पे हुँ, कि वो धरा का धरा रह गया और चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर पाई। ओके, तो उस समय हमारी रसाना केस के समय जो हमारी मूवमेंट चल रही थी फॉर सीबीआई इंक्वायरी, हुँ, फॉर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, हुँ, उस दौरान बहुत सी स्पीचेस और बहुत से कथन मेरे और मीडिया में और पब्लिक में हुँ, थे, जो अ, जानकारी देने का काम करते थे। तो ओके, जिनको डिस्टॉर्ट करके या जिनको गलत परिप्रेक्ष्य में उठा के एक डोज़ियर महबूबा मुफ्ती ने बनाया कि इन्हें अब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में अरेस्ट करेंगे। लेकिन जिस तरीके का संघर्ष हमारा रहा, एक हुँ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी ना हुँ, ही वो कोई किसी तरीके से एफआईआर मैनेज कर पाई, ना ही पीएसए इन्वोक कर पाई। ओके, उसका कारण यही था, देश के लिए लड़ रहे थे, हुँ, समाज के लिए लड़ रहे थे, अपनी हुँ, सभ्यता के सशक्तिकरण के लिए लड़ रहे थे, हुँ, निस्वार्थ भाव से लड़ रहे थे। हुँ, और जब निस्वार्थ भाव से
अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, हुँ, तो फिर मेरा ये विश्वास है कि दैवीय शक्तियाँ या डिवाइन पावर्स भी जो हैं, हुँ, वो भी आपकी मदद के लिए खड़ी होती हैं। फिर कोई चीफ मिनिस्टर, कोई मंत्री, कोई ब्यूरोक्रेट, वो हुँ, इतना हावी नहीं हो सकता कि आपको डर लगे और आप रुक जाएँ उनके ओके, खिलाफ कार्रवाई करने से। हुँ, तो मुझे लगता है कि यही ड्राइविंग फोर्स रही। सच के लिए जब आप लड़ते हैं, तो निडरता या डर का ना होना एक स्वाभाविक बात है। इसमें कोई ऐसी अननेचुरल चीज़ नहीं थी कि मैंने स्ट्रेंथ कहीं से गैदर की। इट केम टू मी एज़ अ हुँ। मैटर ऑफ कोर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट लैंड स्कैम जो हुआ था जम्मू कश्मीर में, तो उसके बारे में बताएँ सर? देखिए, जम्मू कश्मीर के इतिहास में 25,000 करोड़ का भूमि घोटाला हुँ, सबसे बड़ा भूमि घोटाला रहा है। जी। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। हुँ, और इस भूमि घोटाले को अंजाम दिया यहाँ की पॉलिटिकल क्लास ने, कौन-सी? कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ ओके, के षड्यंत्र ने। ओके। आइडिया रोशनी कानून, जे&के स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स हुँ, एक्ट लेजिस्लेट करके उसे इम्प्लीमेंट करने का हुँ, ना केवल पैसे बटोरना था, हुँ, बल्कि जम्मू की डेमोग्राफी को भी चेंज करना था। हुँ, तो कानून बनाया गया कि जो व्यक्ति सरकारी ज़मीन को अनऑथराइज्ड तरीके से, गैर कानूनी ढंग से कब्जा के बैठा है, हुँ, अगर वो मार्केट प्राइस दे दे, हुँ, तो उसके मालिकाना हक हम उस व्यक्ति के नाम पे कर देंगे। हुँ, तो 1990 की पहली मुझे याद है एक डेडलाइन रखी गई कि हुँ, 1990 ऑनवर्ड्स अगर आपका सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा है, ये 2001 में कानून बना, ओके, तो आपको मालिकाना हक मिलेंगे। फिर ओके। इसकी जो मियाद थी वो बढ़ाते गए अमेंडमेंट्स करके। तो 2007 में गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत सबवर्सिव तरीके से काम किया इसकी अमेंडमेंट में, हुँ, और ये कह दिया कि 2003-4 तक भी जिसने कब्ज़ा किया है, उसको भी हम मालिकाना हक देंगे। देखिए, ये नाउ ओके, यू हैव टू डिस्टिंग्विश। ओके। हमारे जम्मू संभाग में बहुत से ऐसे लोग हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, गरीब लोग हैं, लैंडलेस लोग हैं, जो सरकारी ज़मीन को पिछले 70 साल से 60 साल से हुँ, जोत रहे हैं, हुँ, जिनकी रोज़ी-रोटी उस सरकारी ज़मीन पे जो वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, उस पे डिपेंडेंट है। हुँ, ऐसे हमारे लोगों के लिए जो जम्मू के ही लोग हैं, हुँ, जो कश्मीर के नहीं हैं, जो जम्मू से बाहर के नहीं हैं, हुँ, उनके लिए ऑलरेडी 3 कानून बने थे, जिन कानूनों के तहत उनको ऐसी सरकारी ज़मीनों की मालिकी, ओनरशिप मिलनी थी। ओके। कौन-कौन सी? 1957-58 से जो काबिज़ था, उसे एलवी 6 और एस 432, ये 2 गवर्नमेंट ऑर्डर्स थे। ओके, इनके तहत ओनरशिप मिलनी थी स्टेट लैंड की। अगर आप ओके, अनऑथराइज्ड तरीके से बैठे हो तो भी, फार्मर ठीक हो है। और सीलिंग लिमिट से ज़्यादा ज़मीन आप नहीं अगर जी, अदरवाइज़ रख रहे हो। जी, एक सीएम गाइडलाइंस के नाम से सितंबर 1971 का ऑर्डर था, उसमें था कि अगर 65 ऑनवर्ड्स का आपका कब्ज़ा है, यानी 1965 की गिरदावरी अगर आपके पास जी, है, आपके नाम पे है, सो देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलराइज़ेशन, आपको डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा, आपका हुँ, पोज़ेशन इंटैक्ट रहेगा। हुँ, तो पोज़ेशन इंटैक्ट रहेगा तो ऑब्वियसली अम, अ, कुछ समय के बाद उसकी मालिकी का भी प्रबंध हो जाएगा, डन। और एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट में ये कुछ प्रोविजंस थे। जी, तीसरा था कि 1971 की गिरदावरी अगर आपके नाम पे है जी, और जिस भूमि पे आप बैठे हो अगर वो सरकारी भूमि है, हुँ, और वो भूमि सरकारी इसलिए बनी क्योंकि बिग लैंडेड स्टेट्स अबॉलिशन एक्ट अप्लाई हुआ 1950 में, जी, यानी 182 कनाल से अधिक जिसके पास थी मान लीजिए, जी, तो वो सरकार को चली गई। अब वो जो अच्छा, अधिक वाले पोर्शन पे अगर आप बैठे हैं, हुँ, तो वो सरकारी ज़मीन पे तो बैठे हैं, हुँ, लेकिन 1971 तक अगर बैठे हैं, तो जी, 1971 में आप अगर उसके टेनेंट हैं, तो आपको सेक्शन 3 है हुँ, एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट की, ओके, उसके चलते सेक्शन सब्जेक्ट टू सैटिस्फैक्शन ऑफ अदर सेक्शंस जो उसमें दी है, हुँ, सेक्शन 4 और 8 लग के आपको 4-8 का इंतकाल होके मालिकी मिल जाएगी। ओके, लेकिन 90 के बाद आप जानते हैं, 90 के बाद जब हिंदुओं का नरसंहार कश्मीर में हुआ, हुँ, तो बहुत बहुत बड़े स्तर पे पाकिस्तान आईएसआई और कश्मीर बेस्ड जो जिहादी पॉलिटिकल पार्टीज जो आज सेक्युलरिज्म का चोला पहन के एनसी और पीडीपी के रूप में हुँ, अपने आप को कहती हैं कि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हुँ, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जम्मू जम्मू डिस्ट्रिक्ट, हुँ, जम्मू प्रोविंस के कठुआ, हुँ, सांबा, हुँ, जम्मू तो हो गया, उधमपुर, हुँ, रामबन जो खासकर हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जी, हैं, यहाँ पे लैंड्स को एनक्रोच करने का एक काम चलाया गया। ओके, Islamization of Kashmir was the first step. हुँ, Islamization of Jammu province was the next consequential step. हुँ, तो डोडा, किश्तवाड़ हो, राजौरी, पुंछ हो, जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज़ में है,
रियासी के वो एरियाज़ जहाँ हिंदू माइनॉरिटीज़ में हैं, वहाँ आतंकवाद के ज़रिए हिंदुओं को भगाने का षड्यंत्र रचा गया। अच्छा। और जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में हैं, वहाँ पे डेमोग्राफी को चेंज करके उन एरियाज़ के इस्लामीकरण का षड्यंत्र रचा गया। ओके। और उस षड्यंत्र में को अंजाम देने के लिए लेजिस्लेटिव जो आर्म थी उसकी, वो रोशनी कानून बनाया गया। ओके। तो मैंने बताया 57, 58, 65 और 71 की गिरदावरीज हों तो 3 कानून तो ऑलरेडी हैं जिसके तहत आपको मालकी मिल जाएगी। जी। और आप जाके देख लीजिए, जो यहाँ के डोगरा लोग समाज के लोग हैं, जो यहीं के ओरिजिनल लोग हैं, 1950 ऑनवर्ड से ये सरकारी ज़मीनें जोत रहे हैं। बॉर्डर एरियाज़ के लोग देख लीजिए, उनके लिए तो कानून है ही है। जो 90 के बाद ऐसे लोगों को यहाँ पे बैठाया गया, उनको सरकारी ज़मीन की मालकी कैसे देंगे आप? क्योंकि वो तो डिसएंटाइटल्ड थे, वो तो इनेलिजिबल थे उन 3 कानूनों में। और उनके माध्यम से तो यहाँ पे लैंड जिहाद करके डेमोग्राफी को चेंज करना था। तो उनके लिए कानून बनाया गया। ओके। तो उनके लिए कानून बनाया गया क्योंकि वो बाकी 3 कानूनों में कवर नहीं होते थे। तो इसको सेक्युलर चोला ओढ़ाने के लिए ये कहा गया कि यहाँ के जो लोग जो अदरवाइज़ 3 कानूनों में भी एलिजिबल हैं, वो भी इसी कानून के तहत अप्लाई करें। ओके। सबसे अप्लाई कराया, किसी को बताया नहीं कि आपको इन 3 कानूनों के तहत ऑलरेडी ओनरशिप दी जा सकती है। वो दी भी नहीं इतने सालों तक। और रोशनी कानून में भी अगर आप परसेंटेज देखेंगे कि कितने सारे वो लोग जो बाहर से आके गैर कानूनी ढंग से 1990 के बाद कब्जा करके यहाँ पे और जम्मू को घेर के बैठ गए, कठुआ को घेर के बैठ गए, परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो उन्हीं की एप्लीकेशंस जो है वो प्रोसेस करके उनको ओनरशिप राइट्स दिए गए। तो ये चुनौती एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया जम्मू संभाग के सामने। कि कानून बना के अगर आपकी यहाँ पे डेमोग्राफी कोई चेंज कर रहा है तो उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो फिर होगा क्या 10, 15, 20 साल के बाद। इस परिप्रेक्ष्य में रोशनी कानून को चुनौती दी और सीएजी की रिपोर्ट थी कि रोशनी कानून की इम्प्लीमेंटेशन में 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ। तो उस घोटाले के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश मैंने स्वयं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से करवाया। तो वो भी पैरेलली चल रहा था। कानून ध्वस्त करवा दिया 2020 में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से डिक्लेरेशन करवा दी कि रोशनी कानून गलत है, असंवैधानिक है और इस कानून के तहत जितने भी लोगों की म्यूटेशंस हुई हैं वो सेट असाइड हो गई हैं, खत्म हो गई हैं और उनकी एविक्शंस कैरी आउट की जाए। इससे हमारे लोकल डोगरा समाज के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दे स्टैंड ऑलरेडी प्रोटेक्टेड एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट के कारण, LB 6S 432 के कारण। जहाँ पे उनको समस्या हुई, कुछ लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट ने उनको राहत दी। तो वहाँ से भी ये बात पुष्ट हो गई, स्पष्ट हो गई कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो सरकारी ज़मीन जोत रहे हैं उस पे बैठे हैं और पुराने बैठे हैं, 1970-71 से बैठे हैं, 65 से बैठे हैं, उससे पहले बैठे हैं, उनके लिए ऑलरेडी कानून है जिन कानूनों के तहत उनको मालकी मिलेगी। इस कानून को ध्वस्त करवाया, इस घोटाले की जांच। तो देखिए 25,000 करोड़ का घोटाला ये कैसे हुआ। सीएजी ने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि रोशनी एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में सरकार को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दैट इज हाउ it was termed as a scam amounting to rupees 25,000 crore and which is unprecedented in the history of J&K and finds no parallel even as on date insofar as J&K is concerned in matters of scams etc. तो उसमें मार्केट प्राइस पे देने की बात कही गई थी। कानून तो आप वैसे ही बनाएंगे जो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया पढ़ने पे थोड़ा ठीक लगे, लेकिन यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस टू नो कि भाई असली इंटेंट क्या है। तो असली इंटेंट तो लैंड जिहाद थी, डेमोग्राफिक चेंज थी। तो लोगों को मार्केट प्राइस के बजाय 1 रुपए में, 100 रुपए में मुफ्त बिना कागजों के जमीनों के मालिकाना हक दे दिए गए। तो वो जो कैलकुलेशन बैठाई गई, वो कैलकुलेशन 25,000 करोड़ की बैठाई गई कि 25,000 करोड़ सरकारी खजाने को नुकसान करवाया। तो जिन अधिकारियों ने उसमें नुकसान करवाया था, जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज के प्रभाव, दबाव, इन्फ्लुएंस में आके यहाँ पे डीएम बन के, डीसी रह के ये काम कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाई। सीबीआई ने जांच की, बहुत सारी एफआईआर्स हुई, बहुत सारे मंत्रियों के घर, एक्स चीफ मिनिस्टर्स के घर, इन सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के घर रेड्स हुई। वो मामला अभी भी चल रहा है और एवरी नाउ एंड देन एफआईआर्स गेट रजिस्टर्ड। सो दिस इज हाउ करप्शन के विरुद्ध भी एक सक्सेसफुल कैंपेन हमारा रहा, जिसमें ना केवल हमने एक ऐसा स्कैम जो नज़रों में नहीं था उसे पब्लिक डोमेन में लाया, बल्कि उसके खिलाफ संघर्ष लड़के जीत पाके उन लोगों को अकाउंटेबल भी ठहराया जो स्कैम को एग्जीक्यूट करने में इंस्ट्रूमेंटल थे, पॉलिटिकल लेवल पे या फिर ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे। ओके, तो ये मिनॉरिटी
राइट्स क्या हैं सर? देखिए, हिंदुस्तान में कानून ये है कि माइनॉरिटी आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टेट बेसिक यूनिट होगा। थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इसलिए मैं सादा शब्दों में अगर बताऊं, तो देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे मुसलमान हुँ, माइनॉरिटी कम्युनिटी है। सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो ये नेशनल माइनॉरिटीज़ हैं। हुँ, कोई भी नेशनल माइनॉरिटी अगर किसी स्टेट या यूटी में हुँ, मेजॉरिटी में हो, हुँ, तो उस स्टेट या यूटी हुँ, में उस कम्युनिटी को माइनॉरिटी स्टेटस और दिया जाए। माइनॉरिटी होने के तहत जो हुँ, बेनिफिट्स मिलते हैं स्कीम्स के माध्यम से, स्कॉलरशिप और तमाम, हुँ, वो नहीं मिलेंगे, अच्छा, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। यानी मुसलमान नेशनल माइनॉरिटी है, राष्ट्रीय स्तर पे माइनॉरिटी है, हुँ, लेकिन जे में मेजॉरिटी में है, हुँ, 70% अकॉर्डिंग टू द सेंसस। हुँ, तो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को माइनॉरिटी दर्जा नहीं हासिल होगा। लेकिन पिछले 70 वर्षों से हुँ, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी कानून की उल्लंघना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की उल्लंघना करते हुए, हुँ, माइनॉरिटी स्टेटस और माइनॉरिटी स्टेटस के चलते स्कीम्स का बेनिफिट लाभ उठा रही है, हुँ, उठा रही थी भी। ओके। इस विषय को लेके 2016 में मैं सुप्रीम कोर्ट गया हुँ, और सुप्रीम कोर्ट में 2 साल केस लड़ने के बाद दोनों सरकारों से एफिडेविट फाइल करवा के केस हुँ, जीता ओके। और ये उनसे वहाँ पे कहलवाया कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस और स्टेटस के चलते बेनिफिट नहीं हुँ, मिलेगा, क्योंकि दे आर एक्चुअली मेजॉरिटी हुँ, इन जे के। ओके। और फिर कानून भी वही कहता है। हुँ, और अगर आप माइनॉरिटी राइट्स मेजॉरिटी कम्युनिटी को देना शुरू कर देंगे, हुँ, तो वो सेक्युलरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा आघात होगा। हुँ, संविधान की मूल भावना, जिसमें माइनॉरिटी राइट्स भी आता है, हुँ, मूल भावना को आहत करने वाली बहुत बड़ी एक बात होगी। तो आप क्यों संविधान की मूल भावना को आहत करके ऐसा काम करेंगे जो संविधान के ही खिलाफ है? हुँ, सो इस पृष्ठभूमि में ये तय किया गया कि जम्मू कश्मीर में ये स्टेटस रहेगा। दैट इज़ येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है। लेट ओके, अस सी कब इम्प्लीमेंट ओके। होता है। सो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक्ट। ये देखिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जब हम बात करते हैं तो हम हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। हुँ, क्या है उसमें? मंदिर हो, मठ हो हमारे, या हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस किसी भी नेचर के हों, जब हुँ, सरकार उस पे कब्ज़ा करके बैठ जाती है, तो वो एक हुँ, समस्या हो जाती है। आप जानते हैं कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, इट हुँ, इज़ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड। हुँ, सिखों के गुरुद्वारे सिख चलाते हैं, हुँ, क्रिश्चियंस की चर्चेज़ क्रिश्चियंस चलाते हैं, हुँ, मुसलमानों की मस्जिदें मुसलमान चलाते हैं। हुँ, हिंदुओं के मंदिर कौन चलाएगा? हिंदू। चलाता कौन है? सरकार। एग्ज़ैक्टली। श्राइन बोर्ड तमाम जगह हुँ, पे है। हुँ, तो स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स। हुँ, अब उसमें समस्या ये हो जाती है कि संविधान सरकार को ये शक्ति देता है, पावर देता है कि आप किसी भी कम्युनिटी के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को टेक ओवर कर सकते हो। अच्छा। लेकिन आपने देखा कि पिछले 70 वर्षों में ये ताकत, ये पावर केवल और केवल सरकार ने हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर करने में इस्तेमाल की है। बाकियों को क्यों नहीं? यानी हिंदू रिलीजियस पॉपुलेशन ज़्यादा है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो एक सेलेक्ट टारगेट है, यानी एक टारगेटेड अप्रोच है। हुँ, अब उसमें भी संविधान आर्टिकल 31 ए में ये कहता है कि आप अगर टेक ओवर करते भी हैं, तो वो टेक ओवर एक फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम पीरियड हो सकता है। हुँ, क्योंकि आप टेक ओवर करेंगे कि भई वहाँ पे चोरी-चकारी थी, हुँ, मिसमैनेजमेंट थी, माल हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन थी। हुँ, तो उन वाइसिस को जैसे ही आपने ठीक किया 4, 5, 6 वर्षों में सिस्टम बैठा के, तो हुँ, आपको यू हैव टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी। हुँ, समाज को आपको वापस देना है। सरकार का काम सेक्युलर एक्टिविटीज़ हुँ, अंजाम देना है। सरकार हुँ, का काम धार्मिक संस्थानों को चलाने का नहीं है। हुँ, तो ये एक पहलू हो गया। जी। सेलेक्टेड टारगेटिंग ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हुँ, अक्रॉस द कंट्री। हुँ, और दूसरा, कुछ समय के लिए करना है तो फिर ये पूरे कुंडली मार्क बढ़ जाते हैं। अच्छा। कि जैसे 1986 में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का हो गया, तो आज तक चल रहा है। हुँ, इसको तो आप चेंज नहीं कर हिमाचल सकते? प्रदेश में देखिए, मैं उस पे आ रहा हूँ। अब इसमें समस्या ये हो जाती है कि हिंदुओं के दान से, चढ़ावे से हुँ, जो पैसा इकट्ठा होता है, उसी से तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी बनती है, हुँ, नारायणा हॉस्पिटल बनता है। हुँ, गौ हत्या एक बहुत बड़ा विषय है। हुँ, और गौ हत्या, गौ स्मगलिंग को जब हमारे गौरक्षक अपनी जान हथेली पे रख के गौ माता को बचाते हैं, हुँ, तो उनको रखने के लिए कोई जगह नहीं होती। पुलिस जब ट्रक पकड़ती है, तो हुँ, चारा खिलाने के लिए, गाँव को मैनेज करने के लिए कोई जगह नहीं होती। हुँ, अगर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड हिंदुओं के हाथ में हो, हुँ,
तो 500 करोड़ से अधिक का चढ़ावा है और अगर 100 करोड़ गौ माता के संरक्षण के लिए हो, तो मुझे बताइए कि कोई भी ऐसी गौ माता जिसे गौरक्षक बचाएँगे, पुलिस वाले पकड़ेंगे, क्या वो भूखी मरेगी? अब क्यों पैसा नहीं दिया जाता गौ माता के संरक्षण के लिए? क्यों? क्योंकि हिंदुओं के कंट्रोल में नहीं है। मैनेजमेंट है ही नहीं। मैनेजमेंट सरकार के कंट्रोल में और सरकार इसे सेक्युलर तरीके से चलाती है। हिंदुओं की अच्छा। सेंसिटिविटीज़ के प्रति सरकार इनसेंसिटिव रहती है। हुँ, ये एक विषय है। गरीब हिंदू जो इलाज नहीं करवा पाते, हुँ, अगर उनके मंदिर के चढ़ावे से एक हॉस्पिटल बना है, हुँ, तो क्या गरीब हिंदुओं का वहाँ पे फ्री इलाज नहीं होना चाहिए? लेकिन चूँकि सरकार के हाथ में कंट्रोल है, तो उन्होंने फैसला किया कि नहीं होगा। किसी गरीब हिंदू को फ्री डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वो अभी प्राइवेट के एक अंदर है। कंट्रोवर्सी चल रही है कि एमबीबीएस की कुछ सीट्स 42 50 में से 42 सीट्स हुँ, कश्मीर से मुसलमानों को दे दी गई। तो हिंदुओं के लिए जो जो गरीब हैं या जो बहुत ब्राइट हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, हुँ, तो क्या उनके लिए एमबीबीएस की सीट्स हिंदू रन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व नहीं होनी चाहिए कि 80% हिंदुओं को ही मिलेंगी? होनी चाहिए। क्या मुस्लिम इंस्टीट्यूट्स में ऐसा नहीं होता? क्या क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स में ऐसा नहीं होता? क्या सिख इंस्टीट्यूट्स में ऐसा नहीं होता? तो हिंदुओं के चढ़ावे से एक अस्पताल बनेगा और वहाँ पे एमबीबीएस की सीट्स आप हुँ, देंगे दूसरी कम्युनिटी के लोगों को। जब आपकी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिससे उन सीट्स की आवश्यकता है, ज़रूरत है, हुँ, लेकिन ये फैसला कौन लेगा? ये फैसला वही लेगा जो उस इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट, कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन सँभाल के बैठा है। हिंदुओं के केस में कौन सँभाल के बैठा है? सरकार। हुँ, इसीलिए हिंदुओं को वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा। तो ये इसके साथ अलाइड इश्यूज़ हैं। तो इस संबंध में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड एक्ट को भी मैंने बारीदार समाज के माध्यम से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हुँ, और पूरे देश में भी जहाँ-जहाँ स्टेट कंट्रोल ऑफ हिंदू टेम्पल्स के संबंध में बात उठती है, हुँ। तो हम डटकर उनके साथ मिलके उस संघर्ष को आगे लेने का काम करते हैं, कार्य करते हैं। सो लेट अस सी कि किस तरीके से इस विषय को हम लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएँ, बट दीज़ आर इश्यूज़। ओके, सो कल्चरल आइडेंटिफिकेशन ये क्या है? इफ वी टॉक अबाउट डोगरास तो क्या है आपको लगता है कि यहाँ पे इसको मतलब इतने हमारे नेशनल लेवल पे इसको इतना दिखाया नहीं गया है, इस उस लेवल पे इसको वो नहीं मिल रही है इम्पोर्टेंस जिस लेवल पे होनी चाहिए? देखिए, डोगरा मतलब जम्मू संभाग जी। और जम्मू संभाग मतलब डोगरा। हुँ, डोगरा मतलब राष्ट्रवादी। हुँ, अल्ट्रा नेशनलिस्ट भी अगर आप कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हुँ, इट विल नॉट बी एन एक्सैजरेशन टू टर्म हुँ, डोगरास एज़ अल्ट्रा नेशनलिस्ट्स। हुँ, तो जम्मू कश्मीर में सत्ता राष्ट्रवादी समाज के हाथ में होनी चाहिए अच्छा। या वो लोग जो अलगाववाद को सपोर्ट करते हैं, लैंड जिहाद को सपोर्ट करते हैं, उनके हाथ में होनी चाहिए। तो डोगरा एम्पावरमेंट इज़ एन इश्यू जिसके बारे में अब भारतीय जनता पार्टी भी सजग तरीके से कुछ कदम उठाने का प्रयास कर रही है और एक एवोल्यूशनरी तरीके से मुझे लगता है कि शीघ्र ही हम उस एम्पावरमेंट की दिशा में जाएँगे। हुँ, So when you talk about Dogras, basically you talk about India within J&K. येस, Without Dogras, there is no India within J&K. एग्ज़ैक्टली। और मैं पूरे जम्मू संभाग और राष्ट्रवादी समाज की बात कर रहा हूँ। हुँ, कश्मीर हिंदुस्तान नहीं है J&K में। नहीं इस पे आएँगे मतलब आप जम्मू को अलग समझते हो और कश्मीर को अलग समझते हो? देखिए, जिस तरीके से सोच और विचारधारा है, कश्मीर में जो लोग हैं, उनकी सोच और विचारधारा को अगर आप कंपेयर करें हुँ, जम्मू के हुँ, लोगों की सोच और विचारधारा के साथ, हुँ, तो कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, कश्मीर में हुँ, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, हुँ, कुछ तबकों को छोड़ के, हुँ, अब तो यही कहेंगे ना कि हिंदुस्तान तो जम्मू है। हुँ। यानी हिंदुस्तान की सोच और भावना। सो व्हाट अबाउट जम्मू कश्मीर कश्मीर? इंटीग्रल पार्ट तो है ही, हाँ, लेकिन मैं सोच के हुँ, स्तर पे आपसे बात कर रहा हूँ कि हुँ, राष्ट्रवादी समाज तो कहा, तो इसीलिए कल्चरल आइडेंटिटी की जो मैंने बात की, हुँ। कि इसे सशक्त करने की ज़रूरत है, इसे मजबूत करने की ज़रूरत है, डोगरा समाज को और ताकत देने की ज़रूरत है, जो कई सारे तरीकों से की कैसे जा होगा? सकती है। कुछ 2-4 एग्ज़ाम्पल? सेंटर ऑफ पावर शिफ्ट करना पड़ेगा कश्मीर से उठा के जम्मू संभाग में। वो सत्ता की कमान, सत्ता की बागडोर जो है, वो डोगरा के हाथ में आनी चाहिए, वो वो जम्मू कैसे आएगी? संभाग के क्योंकि हाथ में। कश्मीर में तो वैसे ही ज़्यादा सीट्स हैं। नहीं, उसके लिए देखिए बहुत पॉलिटिकल फैसले, अब चूँकि आई एम सिटिंग ऑन अ पोज़ीशन व्हिच इज़ अ पार्टी स्पोक्सपर्सन्स पोज़ीशन, हुँ, सो आई शुड नॉट बी सेइंग सर्टेन थिंग्स जो अभी होनी है और अभी हुई नहीं है और आधिकारिक पोज़ीशन नहीं है पार्टी की। आई एम ओके, अवेयर, आई एम अलाइव टू दैट। ओके, बट इंटरनल पार्टी डिस्कशंस में, बातचीत में ये विषय आते हैं कि इस तरीके से चीज़ें की जाएँगी। आई ओके, कैन स्पीक अथॉरिटेटिवली ओनली व्हेन द गवर्नमेंट टेक्स अ डिसीजन और द पार्टी टेक्स अ डिसीजन कि इस दिशा में चीज़ें लेनी है, ओके, तो फिर होंगी। लेकिन आप इस बात पे निश्चिंत रहिए कि डोगरा समाज को, जम्मू संभाग को सशक्त करने के लिए पार्टी भरसक प्रयास कर रही है। इसके लिए संवैधानिक
ढांचे को भी अगर बदलना पड़ेगा, ढांचा इन द सेंस कि कुछ प्रोविजंस को मैंने कहा इस संबंध में, हुँ, तो वो भी बदला जाएगा। सेंसेस जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे जम्मू संभाग के हुँ, सशक्तिकरण में, क्योंकि अभी तक तकरीबन जितने भी सेंसेस रहे कांग्रेस काल में जो हुए 2011 तक, फर्स्ट रहे इन फेवर ऑफ कश्मीर एंड अगेंस्ट जम्मू। तो मुझे लगता है कि करेक्शंस कई स्तर पे चल रही हैं। आने वाले समय आप देखेंगे कि जम्मू बहुत स्ट्रॉन्ग बन के उभरेगा। अच्छा, आपका क्या संदेश है युवाओं को, वो किस तरीके से डोगरा सियासत को ज़िंदा रख सकता ये है? देखिए सबसे पहले तो लैंग्वेज, मुझे लगता है कि लैंग्वेज को एनरिच करना बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बहुत लगता है आज ज़रूरी के है। जो यूथ है वो उस स्केल पे लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर रहा, या हमारा जो भी है मतलब कल्चर नहीं देखिए डोगरा इसीलिए का? तो मैसेज दिया जा रहा है ना कि अपनी लैंग्वेज को, अपनी जड़ों को, अपनी हुँ, रूट्स को आप मजबूत मतलब कीजिए। स्कूल्स, लैंग्वेज कॉलेजेस में है डोगरी पे इतना फ़ोकस किया जाता है, कंपल्सरी नहीं रखी है, है? नहीं है, तो होना चाहिए, यही दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। हुँ, और यूथ को खुद भी इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। अगर आपके करिकुलम में आज नहीं भी है या कंपल्सरी नहीं भी है, ऑप्शनल लेके भी करिए। अपनी लैंग्वेज को सीखिए, लैंग्वेज को और गूढ़ता से पढ़िए। हुँ, अम, किताबें पढ़िए, बहुत सारा लिटरेचर है। जो प्रोफ़ेसर्स हैं, जो विद्वान हैं डोगरी के, उनसे निवेदन रहेगा कि लिटरेचर को मजबूत करने के लिए जो-जो सुझाव आप दे सकते हैं, जो-जो कार्य कर सकते हैं, वो कीजिए। हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारे जो फ़ोकलोर्स हैं, हमारे जो प्रथाएँ हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, उनको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, उसे ऑन कीजिए। ओके, अपनी जो प्राइड है, डोगरा प्राइड जो है, हुँ, यू वियर इट ऑन योर कॉलर्स, वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि ओके, अगर आप अपनी जड़ों से कट जाएँगे तो फिर एलियंस बन के घूमेंगे। हुँ, अगर आपकी भाषा डोगरी है और आपको वो नहीं आती है, देन यू आर अ एलियन। फिर आपकी क्या आइडेंटिटी है? ओके, या आपको अपनी कल्चरल प्राइड से अगर कोई जुड़ाव नहीं है, तो क्या आपकी आपकी जड़ें कहाँ हैं? फिर आप तो बिना रूट के एक व्यक्ति हो जो आया और गया। तो ओके, भाषा 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 का ज्ञान होना तो इट इज़ एब्सोल्यूटली नेसेसरी। ऑलराइट, गुड। सो लेट्स टॉक अबाउट करंट जो अभी इलेक्शन हो रही है, थोड़ा बहुत। जे-एंड-के में भी 2 सीटों पे हो रही है। सो आपको क्या लगता है, कहाँ पे देख रहे हो बीजेपी को? ये भारतीय जनता पार्टी की एक बडगाम में हो रही है और एक नगरोटा, इफ आई एम नॉट नगरोटा रॉन्ग। में क्लियर विन है। ओके, सो व्हाट अबाउट अम, बडगाम? बड़गाम में भारतीय जनता पार्टी अच्छी फाइट देगी। मुझे लगता है कि पूरे तरीके से पार्टी काडर जो है, वो ग्राउंड पे उतरा है। पार्टी ने पूरा ज़ोर लगाया है। हुँ, पार्टी ने बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट वहाँ की जनता को दिया है। हुँ, वी विल गिव देम अ टफ फाइट हुँ, एंड वी आर होपफुल कि पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे, अच्छे रिजल्ट्स होंगे। नगरोटा इज़ अ विन-विन सिचुएशन। ओके, सो बिहार का क्या कहेंगे आप? ये बिहार में भी एनडीए सरकार आएगी। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव जी की जो पार्टी है, जो दूसरी कंटेस्टेंट है, हुँ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा, जंगल राज रहा, हुँ, पलायन की समस्या उस जंगल राज के कारण रही, गुंडागर्दी रही, रंगदारी रही, हुँ, मर्डर रहे, डकैती रही, हुँ, सब चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज़ किया हुँ, किया गया। मुझे लगता है कि और ख़ासकर महिलाएँ हुँ। एनडीए की गवर्नेंस से जिस तरीके से प्रभावित हैं, तो रिजल्ट्स विल बी इन फेवर ऑफ एनडीए। ओके सर, सो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को थोड़ा-सा डीप में समझाओ। जैसे आज के टाइम पे देखा होगा आपने कि घर पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो कौन-कौन सी चीज़, कौन-कौन सी कैटेगरी में आती है? देखिए कंसीडर कर सकते हैं कि उसके देखिए साथ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मैरिजेज़ काफ़ी वोलेटाइल हो गई हैं। इसका हाँ, आईना कोर्ट है, इन द सेंस कि तकरीबन मामले हुँ, जब हाथ से बाहर निकल जाते हैं तो हुँ, कोर्ट में आते हैं और कोर्ट में कई सारे मामले आते हैं। ओके, इनफैक्ट कोई ऐसा हफ्ता नहीं रहता जिस हफ्ते में स्वयं मुझसे भी लोग क्वेरी नहीं करते कि ये समस्या बन गई है हुँ, और ये विषय बन गया है, और दोनों साइड से रहता है, लड़की पक्ष भी लड़का पक्ष भी। बट अगर कानून के दृष्टिकोण से देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो बनाया गया, या जो बीएनएस या पहले आईपीसी में 498 ए सेक्शंस इंट्रोड्यूस की गई थी, वो महिला की सेफ्टी के लिए ही की गई है। हुँ, तो कोई महिला अगर प्रताड़ित हो रही है हुँ, अपने ससुराल में हुँ, किसी भी तरीके से, मेंटली या हुँ, फिजिकली, हुँ, फिजिकल अब्यूज़ या मेंटल अब्यूज़, हुँ, तो उसके पास कानून में ये ताकत है हुँ, कि वो कोर्ट में जाके शिकायत कर सकती है कि ये लोग हैं जिन पे मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इसके तहत उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए, और तत्काल प्रभाव से एक्ट में ये प्रोविजंस हैं कि उसे मेंटेनेंस लगाई जा सकती है, यानी पर मंथ जो पति उसे खर्चा देगा, पैसा, हुँ। महीने का भत्ता, वो लगाया कितना जा सकता है। परसेंट होता है कुछ?
नहीं, वो डिपेंड करता है आपकी इनकम कितनी है, आपका लाइफ़स्टाइल क्या है, वो इनकम का कितना परसेंट? इसका नहीं, कोई कोई इस पे डिफाइन कोई नहीं है। डिफाइंड नहीं है कि आपको 10% बिकॉज़ 30% देना समवेयर है। मैं पढ़ रहा था उसमें यही बताया था 20 से 30% रहता नहीं, है। देखिए वो जजेस की डिस्क्रिशन पे रहता है, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, खर्चों के हिसाब से मान लीजिए आपकी 1 लाख तनख्वाह है हुँ, और 70,000 आपके वाक़ई में कोई खर्चे हैं जिन्हें हुँ, आप जस्टिफ़ाई कर सकते हो और 30,000 आपकी जेब में आता है, हुँ, तो फिर 50,000 तो खर्चा नहीं लगाएगा ना कोर्ट। तो प्रैक्टिकल एक्सीजेंसीज़ को देख के तमाम पैरामीटर्स को देख के कोर्ट डिसाइड करता है, बट दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये है कि महिला सस्टेनेंस के लिए कोर्ट से ऑर्डर ले सकती है कि उसका पति उसे इतने पैसे पर मंथ के देगा। दूसरा, अगर वो उसी घर में रहना चाहती है, तो हुँ, कोर्ट राइट ऑफ रेज़िडेंस उसे कहते हैं अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक एक्ट, घर। कि उस घर में 1 कमरा, 2 कमरे या जो भी डिफाइंड एरिया होगा, वहाँ पे कोर्ट उसे हक दे देगा कि आप घर के इस एरिया में रह सकती हैं। तो कभी-कभी होता है कि इन-लॉज़ या पति ऐसे होते हैं जो महिला को बाहर निकालना चाहते हैं। हुँ, उसके बाद रहने की कोई जगह नहीं होती, घर जाने का कोई विकल्प नहीं होता। तो हुँ, कोर्ट से जब महिला एक ऑर्डर ले आती है कि मैं इस घर में, इस कमरे में, इस किचन में रह सकती हूँ, हुँ, तो फिर उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। यानी राइट ऑफ रेज़िडेंस का राइट जो है वो कोर्ट इस के ज़रिए देता है। फिर वुमेन सेल में भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं और उसमें अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस, फिज़िकल अब्यूज़ की बातें अगर उसमें डालते हैं हुँ, ख़ासकर, तो फिर एफआईआर का भी प्रावधान है। सो एफआईआर पैरेलली चल सकती है। डोमेस्टिक हुँ, वायलेंस एक्ट का जो केस है, कोर्ट में जो केस जिसमें तारीख पे तारीख पड़ती है, हुँ, कार्रवाई हुँ। होती है आगे, मेंटेनेंस लगती है, राइट ऑफ रेज़िडेंस लगता है, वो भी चलता है। अगर आप अभी तक ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो आपका बहुत-बहुत थैंक यू। आप हमें ये ज़रूर बताइएगा आपको इस पूरे पॉडकास्ट में क्या चीज़ सीखने को मिली? और साथ में आप हमें ये भी बता सकते हो कि आपको अगला पॉडकास्ट किसका चाहिए? हम उसी गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में लेके आएँगे। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसको आप अपने दोस्तों और अपने परिवार तक ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग रॉ हिट टॉक्स।